जी। तो देखिए हमारे पास ये एक यूनिट है 1 1 1, ओके, ये यस। उसके बाद सेम रिपीट हो रहे हैं, फिर देखो रिपीट हो गया, फिर रिपीट हो रहे हैं, फिर रिपीट हो गया, फिर रिपीट हो गया, ऐसे आगे चलता जा रहा है, रिपीट होता जा रहा है। कहां तक रिपीट होता जा रहा है? इनफाइनाइट सीरीज है, इनफाइनाइट तक रिपीट होता जा रहा है। अब सोचिए मैं इसको बोल रहा हूं कि ये इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट के अंदर एक यूनिट में और ऐड कर दूंगा तो कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनफाइनाइट प्लस वन कितना होता है? इनफाइनाइट ही तो होता है। इनफाइनाइट प्लस वन कितना होता है? इनफाइनाइट ही तो होता है। इनफाइनाइट के अंदर छोटा मोटा ऐड कर दोगे तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो हमने क्या मान लिया? इनफाइनाइट सीरीज का रेजिस्टेंस कितना है? एक्स या आर, कुछ भी है। इनफाइनाइट इसका रेजिस्टेंस कितना है? एक्स है, हमने मान लिया। अगर उसके साथ में एक यूनिट और लगा दूंगा तो क्या उसका रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा? नहीं, उसका रेजिस्टेंस फिर भी उतना रहेगा। क्यों? इनफाइनाइट का जब बोल रहे हैं कि एक्स है तो एक यूनिट और ऐड कर दोगे तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी क्या कहेंगे हम? एक्स ही है। बस ये पॉइंट थोड़ा सा हमने इसके अंदर ट्रिक लगाई है, ये पॉइंट का हमने यूज किया है, जिससे क्वेश्चन क्या हो जाता है? बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता है। देखिए हमने क्या किया है, इनफाइनाइट का हमने क्या कह लिया? एक्स है। इनफाइनाइट का हमने बोल दिया एक्स है। इसके साथ हमने एक यूनिट लगा दिया, ये वाला एक यूनिट हमने लगा दिया, लॉजिक लगा दिया हमने एक यूनिट। हम अभी भी कह रहे हैं कि इसका रेजिस्टेंस कितना है, नेट रेजिस्टेंस कितना है? एक्स ही है। बस ये पॉइंट अगर समझ में आ गया फिर तो न्यूमेरिकल में कोई है ही नहीं। ठीक है, तो टोटल का हमने मान लिया एक्स है, उसके अंदर एक यूनिट ऐड कर दिया, इनफाइनाइट के अंदर एक यूनिट ऐड कर दो तो उससे रेजिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब इनफाइनाइट का हम एक्स कह रहे हैं। ठीक है, ओके। तो देखिए अब कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये दोनों किस में है? पैरेलल में है। यहां से चले तो ये दोनों डिवीजन आ गई, ये दोनों पैरेलल में है। ये दोनों पैरेलल में है तो कैसे सोल्व होएंगे? x and 1 ohm, x and 1 ohm are in पैरेलल। ये दोनों कैसे सोल्व हो जाएंगे? नेट x डैश ले लिया, मल्टीप्लिकेशन बाय में एडिशन। पैरेलल को सोल्व करने का तरीका क्या था? मल्टीप्लिकेशन 1 into x, x बाय में एडिशन 1 plus x। अब देखिए जब ये सोल्व हो गए तो डिवीजन कट आउट हो जाएगी। डिवीजन कट आउट हो गई। अब डिवीजन कट आउट होगी, इसका रेजिस्टेंस कितना है? ये है x बाय में 1 प्लस x। अब ये तीनों के तीनों ही किस में आ गए? सीरीज में आ गए, कहीं कोई डिवीजन नहीं है। ये तीनों के तीनों ही किस में आ गए? सीरीज में आ गए हैं, ये तीनों सीरीज में आ गए। तो 1 प्लस, सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है? तीनों का एडिशन 1 प्लस x कौन में 1 प्लस x प्लस 1 प्लस 1। तो तीनों का एडिशन किया, तीनों का नेट रेजिस्टेंस कितना है? x। आपको बताया गया है कि इसका नेट रेजिस्टेंस कितना है, वो भी कितना होगा? x होगा। अगर इसके टोटल के अंदर एक जोड़ दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हमने नेट रेजिस्टेंस भी कितना लिख दिया? x। अब x की वैल्यू निकाल लो, वो आपका आंसर आ जाएगा। इसका नेट रेजिस्टेंस कितना माना हुआ? x। तो x की वैल्यू निकालनी है बस हमें। तो x की वैल्यू देखिए कैसे आएगी, बड़े ध्यान से देखिएगा। 1 प्लस 1 2, इधर आ गया x माइनस 2, x अपॉन में 1 प्लस x, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स इक्वल टू x। क्लियर? x स्क्वायर, ये माइनस 2x है, ये माइनस प्लस x है, इधर आके माइनस x हो जाएगा, माइनस 3x माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को आप क्या कर लेंगे? सोल्व कर लेंगे। इस इक्वेशन को सोल्व करने के बाद जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है? 2.7।
बस आंसर आ सर गया। 1 की जगह सर 1 की जगह x नहीं आएगा सर? 1 की यहाँ पे सर ऊपर वाली टर्म में सर 1 प्लस एक्स एक्स प्लस हाँ एक्स तो फोर यहाँ पे x आएगा, सॉरी यहाँ पे x आएगा तो कितना आ जाएगा -2x, x माइनस एक्स, ये x कट गया, ये -2x आ, ओके यस, ये आंसर आ गया हमारे पास। यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा, ओके यस बिल्कुल x आंसर क्लियर है जी, यस तो ये आंसर आ जाएगा। इस तरह से हमारा इनफाइनाइट सीरीज का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब हम चलते हैं सेल की वर्किंग पे, अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेल की वर्किंग पे। तो देखिए जी सेल, ध्यान से समझना इसकी वर्किंग को, छोटा सा एग्जांपल दे रहे पहले सेल की वर्किंग को स्टार्ट करने से पहले। दो स्टूडेंट हैं, तो अगर वो बाहर पढ़ने जाते हैं तो रूम वगैरह देखते हैं, तो वो अपना रूम जो ले रखा है उन्होंने 1000 में ले रखा है, तो उन्होंने 1000 में अलग एक ने और 1000 में अलग एक ने ले रखा है। तो 1000 में ले रखा है एक ने, तो 1000 में ले रखा है दूसरे ने। तो कुछ टाइम बाद ये मिल जाते हैं, ठीक है। तो एक पर्सन आपको मिलता है, वो कहता है आप दोनों अलग अलग रह रहे हो, सिंगल सिंगल, आप मेरे पास एक रूम है, आप दोनों एक साथ रह सकते हैं, एक साथ रह सकते हैं, और आपको जो रेंट है वो 1600 लगेगा, बड़ा रूम है, अच्छा रूम है। तो आपको क्या लगता है कि हमें तो 800 आएगा, हमारा 200 बच भी जाता है, तो आप क्या करोगे, आप वहां पे रहना पसंद करोगे। तो आप दोनों वहां पे 800 में 1600 में रहना पसंद करोगे। तो ये पॉइंट इसके अंदर यूज होगा, बताएंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं सेल की वर्किंग। यस, तो सेल के अंदर हमने एक इलेक्ट्रोलाइट लिया, इलेक्ट्रोलाइट जो सॉल्यूशन है वो लिया, ये जो सॉल्यूशन लिया है ये लिया है H2SO4 का लिया गया, H2SO4 का। देखिए एक तरफ Zn है और एक तरफ हमारे पास H2 है, दैट मीन्स 2H पॉजिटिव कह सकते हैं और Zn 2 पॉजिटिव कह सकते हैं, और एक तरफ हमारे पास SO4 2 नेगेटिव है, SO4। तो ये Zn के पास जाना पसंद करेगा या H2 के पास जाना पसंद करेगा? देखिए ये Zn के पास जाना पसंद करेगा, ZnSO4 बनाएगा, क्या बनाएगा, ZnSO4। H2 के पास होता तो H2SO4 भी है, बट यहाँ तो दोनों हैं तो वो Zn के पास जाएगा, ना कि वो H2 के पास जाएगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि Zn के पास जाने के लिए उसको एनर्जी क्या लगती है, कम लगती है, और H2 के पास जाने के लिए उसको एनर्जी क्या लगती है, ज्यादा लगती है। पास जाने के लिए मतलब बॉन्डिंग बनाने के लिए, ठीक है जी। ZnSO4 बनाने के लिए एनर्जी कम लगती है, H2SO4 बनाने के लिए एनर्जी ज्यादा लगती है। हमें भी जिसमें कम एनर्जी लगे वैसे ही हमें अच्छा लगता है। जैसे हमें कह दिया जाए कि बस में खड़े होकर जाना है कि बैठ के जाना, तो हम बैठ के जाना पसंद करते हैं, क्योंकि वहां पे एनर्जी क्या लगती है, कम लगती है। तो इसलिए हमें जहां पर एनर्जी कम लगेगी हम वैसे जाना पसंद करेंगे, ठीक है। तो ऐसा ही है SO4 भी, Zn के साथ एनर्जी कम लगती है बॉन्डिंग के लिए, तो Zn के पास जाना पसंद करेंगे। तो इसी चीज का हम देखते हुए क्या होता है, हमने इलेक्ट्रोलाइट जो लिया H2SO4 लिया, और यहाँ पे एक जिंक की रोड लगा दी, यहाँ पे हमने किसकी रोड लगा दी, एक जिंक की रोड लगा, ये हमने लगा दी एक जिंक की रोड। अब जिंक की रोड लगा दी, जो H2SO4 है, वो SO4 जो है वो H2 का साथ छोड़ के कहां पे जाना चाहता है, Zn के पास जाना चाहता है।
लेकिन Zn के पास तो तभी जाएगा जब वो Zn2 पॉजिटिव होगा, जब वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। क्यों? इससे जब ये टूटेगा तो SO4 2 नेगेटिव बनेगा, और ये जब अपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, तो क्या बनेगा? Zn2 पॉजिटिव। बट इलेक्ट्रॉन अपने आप ये हवा में तो निकाल नहीं सकता, ये इलेक्ट्रॉन को हवा में नहीं निकाल सकता, ठीक। बट ये सारे इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहता है, ये अपने सारे जितने भी सारे इलेक्ट्रॉन थे इसके अंदर, फ्री इलेक्ट्रॉन थे, इन सबको कहां पे इकट्ठा कर लेता है? यहाँ पे इकट्ठा कर लेता है। क्यों? बस इसको रास्ता मिले और क्या करते, ये निकाल दे। ये सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इकट्ठा कर लेता है इलेक्ट्रॉन्स को, तो इलेक्ट्रॉन्स को इकट्ठा कर लेता है तो क्या बन जाएगा? यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। ये मत सोचो कि टोटल चार्ज नेगेटिव आ गया, टोटल चार्ज उतने ही प्रोटॉन है और उतने ही इलेक्ट्रॉन है अभी इसके अंदर। मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि सारे इलेक्ट्रॉन कहां पे इकट्ठे हो गए? यहाँ पे इकट्ठे हो गए। क्यों? करके ये तैयार बैठा है इसको बाहर निकालने के लिए, बस कोई रास्ता मिले इसलिए ये बाहर निकाल देगा। तो सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इकट्ठे हो गए, वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो नेगेटिव है, उसको बोला गया ये सिर्फ उसी को बोला गया और कुछ नहीं है, ठीक है। कोई चार्ज नहीं, नेट चार्ज अभी भी कितना है? ये न्यूट्रल ही है, ओके। अब ये कैसे 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा? कैसे निकालेगा? जब ये इसको वायर के साथ किसी के कनेक्ट कर दिया जाए, वायर के साथ क्या कर दिया जाए? कनेक्ट कर दिया जाए। वायर के साथ कनेक्ट करने के लिए सर्किट भी कंप्लीट होना जरूरी है, ठीक है। उसके लिए हमने क्या किया, एक कॉपर की रोड और लगानी पड़ी। ध्यान से समझते जाइएगा वर्किंग को। कॉपर की रोड और लगानी पड़ी, तो यहाँ पे हमने एक कॉपर की रोड लगाई, ये कॉपर की रोड लगा दी। अब इन दोनों का आपस में क्या कर दिया? थ्रू द वायर कनेक्शन कर दिया, थ्रू द वायर कनेक्शन कर दिया। और यहाँ पे बाहर हमने एक लोड रेजिस्टेंस लगा दिया। लोड रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? यानी कि कोई भी एक एलईडी लगा दी, एक बल्ब लगा दिया, मींस कोई भी चीज जो इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है, छोटी चीज सेल के लिए है तो छोटी सी, जिसको ज्यादा वोल्टेज की जरूरत नहीं होती है, उसको हमने क्या कर दिया? इसके साथ कनेक्ट कर दिया। अब जैसे ही हमने कनेक्ट किया, जैसे ही हमने इसको कनेक्ट किया तो क्या हुआ? जैसे ही हमने पहले तो कॉपर रोड लगाई थी, अब जैसे ही हमने कनेक्ट किया, देखो कॉपर रोड का जो अपने पास लगाई थी यहाँ पे, तो ये रिएक्टिव मेटल है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगी? ये बाहर निकाल देगा। Zn अपने क्या कर देगा? 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा। इलेक्ट्रॉन कैसे चलते गए? ऐसे चलते गए। इलेक्ट्रॉन कैसे चलते गए? ऐसे। और किसके पास चले गए? यहाँ पे। और यहाँ पे नहीं रुकेंगे, अपने जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो सारे के सारे कहाँ ले जाएगा? ये नीचे ले जाएगा, यहाँ पे। ऐसा क्यों? क्यों? करके जब SO4 टूटेगा तो H2 के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? 2H पॉजिटिव आएगा। H पॉजिटिव और H पॉजिटिव दो में टूटेगा, मींस वो दोनों कहां पे आ गए? यहाँ पे आ गए। तो इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे? पॉजिटिव के पास जाएंगे। यहाँ पे आके बैठ गए हैं H। देखिए यहां से बड़े ध्यान से समझना, यहाँ से एक SO4 टूटा, जैसे ही इसने 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले। क्यों? SO4 तैयार बैठा था इसके पास जाने के लिए, कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले तो क्या बन गया? ये Zn2 पॉजिटिव बन गया। SO4 किसका साथ छोड़ देगा? H2 का साथ छोड़ देगा। अब H2 का साथ छोड़ दिया, इधर कौन गया? SO4 2 नेगेटिव, इस साइड चला गया SO4 2 नेगेटिव। यस। अब क्या होगा? जो H2H पॉजिटिव था, 2H पॉजिटिव थे, वो कहां चले गए थे? यहाँ पे। तो इलेक्ट्रॉन किसके पास आना पसंद करेंगे? पॉजिटिव के पास। यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन थे वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कहां पे आना पसंद करेंगे? यहाँ पे। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से दूर चले जाएंगे तो यहाँ पे चार्ज कौन सा बच जाएगा? पीछे पॉजिटिव बच जाएगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, नेट चार्ज अभी भी कितना है? 0 ही था। नेट चार्ज अलग नहीं था, नेट चार्ज अभी भी 0 था। मेरा सिर्फ कहने का मतलब है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन दूर चले गए, जैसे इसमें था कि सारे इलेक्ट्रॉन क्या आ गए? यहाँ पे आ गए।
बस इतना ही बताना, तो वो कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे ही इसने 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला तो SO4 नेगेटिव इसके पास गया, ZnSO4 बन गया, ठीक है। इधर से 2 इलेक्ट्रॉन गए ऐसे, और H पॉजिटिव कैसे चला, इधर आ गया। इलेक्ट्रोलाइट सेल के अंदर बताया गया था चार्ज कैरियर्स कौन होते हैं, आयंस होते हैं। चार्ज कैरियर्स कौन होते हैं, आयंस होते हैं। देखो SO4 नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हो गया, आयंस है, कैसे इधर से ऐसे चल के गया, H पॉजिटिव कैसे चल के गए, ऐसे चल के गए, आयंस चले ना, तो आयंस के चलने से क्या बना, करंट बना। क्यों बना, सर्किट कंप्लीट हो गया। चेक कर सकते हैं, देखो कैसे चेक कर सकते हैं, SO4 नेगेटिव इधर गया, चार्ज चला, इधर से इलेक्ट्रॉन गए ऐसे, इलेक्ट्रॉन गए इधर से ऐसे, इलेक्ट्रॉन आए ऐसे चले, इलेक्ट्रॉन यहां तक आए, इधर कौन गया, H पॉजिटिव गया, तो सर्किट क्या होगा, चार्ज का पूरा कंप्लीट हो गया। फिर से देख लेते हैं सर्किट कैसे कंप्लीट हुआ। SO4 नेगेटिव, नेगेटिव पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल, दैट मींस यहां चला आयन, यहां चला, यहां से इलेक्ट्रॉन गए इधर गए, Zn पॉजिटिव 2 पॉजिटिव बनने के लिए इलेक्ट्रॉन तो इधर गए हैं, इलेक्ट्रॉन इधर गए, इलेक्ट्रॉन ऐसे आए, कहां तक आए, इधर आए, यहां तक आए, और इधर से कौन आया, H पॉजिटिव आया। पूरा एक सर्किट कंप्लीट हो गया कि नहीं हो गया, सर्किट कंप्लीट हो गया। जब सर्किट कंप्लीट हो गया चार्ज पार्टिकल के चलने का, तो क्या बनता है, करंट बनता है। थोड़ा सोचिए, करंट बन गया। अब यहां से जब इलेक्ट्रॉन ऐसे गए थे, ऐसे गए थे इलेक्ट्रॉन, वो चल के गए थे, और चार्जेस का चलना क्या होता है, करंट होता है। और जो हमने यहाँ पे एलईडी लगा रखा है, बल्ब लगा रखा है, उसके अंदर से चल के जाएंगे। अगर उसके अंदर से चल के जाएंगे तो करंट बन गया, करंट बन गया तो ये बल्ब ग्लो करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। यस, इस तरह से हम सेल के एक आगे और एक पीछे 2 वायर के साथ अगर एलईडी लगा दें तो एलईडी क्या करने लगती है, ग्लो करने लगती है। क्यों, क्योंकि ये रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। अगर आप इसको हटा दोगे, इसको हटा दोगे तो इसके पास इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, बाहर निकालने के लिए रास्ता नहीं बचेगा। अगर रास्ता नहीं बचेगा, यहाँ से रास्ता रुक जाएगा, मींस पाथ बंद हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए वायर चाहिए। और यहाँ से आपने वायर को क्या कर दिया, की लगा के हटा दिया, कनेक्ट नहीं किया। अगर कनेक्ट नहीं किया तो ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकालेगा। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकालेगा तो सर्किट कंप्लीट भी नहीं होगा। सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तो यहाँ से पास नहीं करेंगे, करंट नहीं बनेगा, तो बल्ब भी ग्लो नहीं करेगा। क्लियर, हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी मिली, इलेक्ट्रिसिटी मिली, कैसे मिली, ये टूट कर, ये टूट कर H2SO4 टूटा, क्या बना, ZnSO4 बना, H2SO4 टूटा, और क्या बना, ZnSO4 बना। यस, ये कौन सी केमिकल रिएक्शन है, ये कौन सी एनर्जी है, केमिकल एनर्जी। तो सेल की वर्किंग की लाइन आप बहुत अच्छे से लोअर क्लासेस में स्टडी करके आते हैं। सेल कन्वर्ट्स द केमिकल एनर्जी, टूटा तभी तो बात बनी, ये ना टूटता तो रिएक्शन चलती, ये ना टूटता तो रिएक्शन चलती नहीं ना। तो केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है जी, तो केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। इसके सेल के बहुत कुछ है अभी समझने के लिए, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ये इलेक्ट्रॉन ऐसे चल के गए, चल के गए, चलने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। ये एनर्जी आई कहां से, इनके पास ये एनर्जी आई कहां से, चलने के लिए एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी आई कहां से, ये क्वेश्चन अराइज होता है कि एनर्जी कहां से आई इनके पास चलने के लिए। अब आता है यहां पे, थोड़ा सोचिए, पहले 1000 लगा रहे थे, अब 800 लगा रहे हैं, 800 लगा रहे हैं, तो 200 का फायदा हुआ उन्हें। यस, सपोज कीजिए ये SO4 H2 के साथ 1000 एनर्जी से जुड़ा हुआ था, लेकिन Zn के साथ जुड़ने के लिए उसको 1000 नहीं चाहिए। सबसे पहला पॉइंट यही बताया गया था
कि SO4 को H2 के साथ जुड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए और Zn के साथ जुड़ने के लिए कम एनर्जी चाहिए। तभी हमने इलेक्ट्रोलाइट H2SO4 का लिया, तभी रोड हमने Zn का साथ लिया ताकि एनर्जी बचे कुछ। अब ये 1000 एनर्जी से जुड़ा हुआ था, 1000 एनर्जी से टूटकर ये टूट गया, एक मॉलिक्यूल इसका टूटकर ये किसके साथ जुड़ गया, 800 एनर्जी वाले के साथ जुड़ गया, Zn के साथ जुड़ गया, 800 एनर्जी वाले के साथ जुड़ गया। अब 800 वाले जुड़ गया, 200 बच गई। वो 200 क्या काम करेगी, वो 200 इसको इलेक्ट्रॉन्स को चलाने का काम करेगी। वो जो 200 जो जूल एनर्जी बची है वो इलेक्ट्रॉन को चलाने का काम करेगी। क्लियर? चलाने का काम किसने किया, यहां पे भी ये पॉइंट सोचने वाली बात है। चार्जेस को चलाने का काम किसने किया, इलेक्ट्रोलाइट ने किया। इलेक्ट्रोलाइट ने किया। SO4 ना टूटता तो क्या चला पाता, इसने खुद ने टूटकर एनर्जी बचाई, Zn के साथ चला गया। उस इलेक्ट्रोलाइट ने वो एनर्जी दी चार्जेस को चलाने के लिए। दैट इज कॉल्ड, केमिस्ट्री में भी आप स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रो। इलेक्ट्रो मीन्स चार्जेस, मोटिव मीन्स चलाना, फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, दैट इज कॉल्ड EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, एनर्जी इज गिवन बाय द या प्रोवाइड बाय द इलेक्ट्रोलाइट। एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा दी गई है टू मूव द चार्जेस इन द होल सर्किट। पूरे सर्किट में चार्जेस को चलाने के लिए जो एनर्जी दी जाती है कौन प्रोवाइड करता है, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है जी, क्लियर? ओके, ये एक तरह का पोटेंशियल नहीं हो गया। पोटेंशियल क्या था, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को चलाने के लिए जितना वर्क किया जाता है, वर्क इज एनर्जी, दैट मींस जितना वर्क किया जाता है दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक तरह का पोटेंशियल ही होता है, ध्यान रख लीजिए। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक तरह का पोटेंशियल ही होता है। चार्जेस को चलाने के लिए एनर्जी दी, पोटेंशियल क्या था, चार्जेस को चलाने के लिए जो वर्क किया जाता है दैट इज पोटेंशियल। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, चार्जेस को चलाने के लिए जो एनर्जी दी गई है दैट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स डेफिनेशन सेम है, वो भी चलाने के लिए वर्क, वो भी चलाने के लिए एनर्जी। वर्क और एनर्जी आपस में इक्वल होते हैं। दैट मींस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक तरह का क्या है, पोटेंशियल है, और इसके यूनिट क्या होते हैं, वोल्ट होते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के जो यूनिट होते हैं वो क्या होते हैं, वो वोल्ट ही होते हैं। ठीक, ओके। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। यहां टर्मिनल से टर्मिनल, यहां से सिर्फ ये टर्मिनल बन गया, ये भी एक टर्मिनल बन गया। अब सेल जब लैब के अंदर बनाएंगे दो नट लगे रहते हैं, दैट आर कॉल्ड द टर्मिनल्स। यहाँ पे वायर लगाते हैं और एक वायर यहाँ पे लगाते हैं। तो टर्मिनल से टर्मिनल, यहां से इलेक्ट्रॉन यहां चल के गए। अब चार्ज कब चलते हैं, जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा। जो यहाँ टर्मिनल्स पे पोटेंशियल का डिफरेंस होगा दैट पोटेंशियल इज कॉल्ड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, जो चार्जेस, जो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चलते हैं दैट इज कॉल्ड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, ठीक है, यहां से यहां तक। और होल सर्किट में चलाने के लिए ऐसे आयन गए, फिर इलेक्ट्रॉन गए, फिर यहाँ इलेक्ट्रॉन आए, इधर आयन आया, ये पूरे सर्किट में चार्जेस को चलाने के लिए दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। सिर्फ टर्मिनल टू टर्मिनल चलाने के लिए, सिर्फ टर्मिनल टू टर्मिनल चलाने के लिए टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों में डिफरेंस आ गया। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, पूरे सर्किट में चार्ज को चलाने के लिए, और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सिर्फ टर्मिनल टू टर्मिनल चार्ज को चलाने के लिए। तो दैट इज कॉल्ड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस।
तो पोटेंशियल बड़ा कौन सा होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्यों? पूरे सर्किट में चलाने के लिए इलेक्ट्रोमोटिव, सिर्फ यहां से यहां तक टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज लेस देन द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। पॉइंट ये भी क्लियर हो गया होगा सबको। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज लेस देन द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, इनकी डेफिनेशन पे। देखिए जी, अब इनकी डेफिनेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं जो बुक की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। ठीक है जी, समझ तो आ गई है दोनों चीजों में डिफरेंस क्या है। देखिए, अब स्पेसिफिक बनाना होता है, सिर्फ हम बार बार चार्ज बोलें। अब हम यहाँ पे कर देंगे यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज को चलाने के लिए जितनी इलेक्ट्रोलाइट एनर्जी प्रोवाइड करता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या कह रहा हूं? एनर्जी प्रोवाइड बाय द इलेक्ट्रोलाइट टू मूव द यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन द होल सर्किट में चलाने के लिए। ठीक है, तो उसको कहेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और यूनिट चार्ज को चलाने के लिए वन टर्मिनल टू अनदर टर्मिनल दैट इज कॉल्ड द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज लेस देन द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्लियर? अच्छे से करवाया, बहुत ही अच्छे से। और यहां से ये पता लगा कि कैसे केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। और दूसरा पॉइंट कैसे बताया आपने कैसे ये रिएक्शन चलती है। सोचिए, ये वायर हटा दोगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकाल पाएगा और रिएक्शन रुक जाएगी। अब सेल खत्म कब हो जाता है, इस पॉइंट पे आते हैं, समझते हैं सेल खत्म कब हो जाता है। सोचिए थोड़ा ध्यान से, इलेक्ट्रोलाइट टूट रहे हैं, एक टूटा, एक इलेक्ट्रोलाइट खत्म हो गया। लगा हुआ है, कुछ चल रहा है चीज, बाहर रजिस्टर लगा हुआ है, लोड लगा हुआ है, तो देखते जाइए, दूसरा टूटा, तीसरा टूटा, नेक्स्ट चलता जाएगा। जब ये इलेक्ट्रोलाइट के सारे मॉलिक्यूल टूट जाएंगे, इलेक्ट्रोलाइट बचेगा ही नहीं, तो रिएक्शन कहां से होगी? जब ये इलेक्ट्रोलाइट ही नहीं बचेगा, यहां से इलेक्ट्रोलाइट ही नहीं बचेगा ये, तो Zn के पास कैसे जाएगा? अगर Zn के पास नहीं जाएगा तो रिएक्शन इनकम्प्लीट हो जाएगी, तो सेल क्या हो जाएगा? डेड हो जाएगा। तो सेल डेड कैसे होता है पता लग गया? ठीक है, इस तरह से सेल डेड हो जाता है जब इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन खत्म हो जाएगा। इलेक्ट्रोलाइट जब सॉल्यूशन खत्म हो जाएगा तो रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी, रिएक्शन बंद हो जाएगी, सेल डेड हो जाएगा। ओके, यस। अब देखिए कि आगे नेक्स्ट पॉइंट पे आपको एक चीज और बता दें, सेल की हाफ रिएक्शन करवाने, मतलब करवाते रहो रिएक्शन, कुछ टाइम के बाद आप जिंक रोड को बाहर निकालना। जिंक रोड अपने अंदर से क्या निकाले जा रही है? 2 इलेक्ट्रॉन निकालती जा रही है, 2 इलेक्ट्रॉन निकालती जा रही है, एक मॉलिक्यूल टूटता है, 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, एक मॉलिक्यूल टूटता है, 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे निकालते जा रही है। आप जिंक रोड जब बाहर निकालोगे ना इलेक्ट्रोलाइट से, जिंक रोड आपको मिलेगी आधी, मतलब साइड से थोड़ी सी खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालती जा रही है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकालती जा रही है और खुद को क्या करती जा रही है? खत्म करती जा रही है। ठीक है, ओके, ध्यान से समझना। अब जो मैं नेक्स्ट पॉइंट बताने जा रहा हूं, सेल के अंदर से, सिर्फ सेल होगा आज का टॉपिक, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, वर्किंग इसकी अच्छी है, तो ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास? इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस को स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। ये जो हमने लगाया बाहर, ये लोड रेजिस्टेंस जो भी चीजें होती हैं, ये इसको बोलते हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर, और ये इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल आर। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। अब ये जो इलेक्ट्रोलाइट पड़ा है, ये आयंस चल के गए SO4, यहां से जैसे यहां तक चल के गए, और 2H पॉजिटिव, 2H जो है पॉजिटिव के, वो यहां से यहां चल के गए। तो जो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर से चल के जा रहे हैं ना, तो वो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर से चल के जाना इजी तो नहीं है। मैं आपको कहूं कि वाटर के अंदर से चलो, आपको रेजिस्टेंस
प्रोड्यूस होएगा ना, आपको अपोज होएगा चलने का। एयर में चलते हो तो इजी है, वैक्यूम में चलना और इजी, और वाटर में चलना तो मुश्किल हो जाएगा ना उससे। तो यस, ये जो आयंस चल के जा रहे हैं, ये जो इलेक्ट्रोलाइट पड़ा है अंदर, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर से जा रहे हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर से चल के जाना इजी नहीं है, वो उनसे टकरा टकरा के जाते हैं उनके मॉलिक्यूल से, जो बाकी के H2SO4 के मॉलिक्यूल पड़े हैं, वो उनसे क्या करके करके जाते हैं, टकराते टकराते जाते हैं। और टकराना क्या होता है, रेजिस्टेंस नहीं होता, होता है ना, तो टकराना क्या होता है, रेजिस्टेंस। लेकिन ये तो सारी कहानी इंटरनल है, SO4 यहाँ आयन चला, अपने H से यहाँ चला, और अंदर के आयन से अंदर के H2SO4 मॉलिक्यूल से टकराता जा रहा है, ये तो अंदर का रेजिस्टेंस है ना, सेल के इलेक्ट्रोलाइट के अंदर का रेजिस्टेंस है, दैट रेजिस्टेंस इज कॉल्ड द इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, दैट रेजिस्टेंस इज कॉल्ड द इंटरनल रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट, ये भी रेजिस्टेंस भी किसने प्रोवाइड किया, इलेक्ट्रोलाइट ने प्रोवाइड किया। रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है जी, तो इंटरनल रेजिस्टेंस का मीनिंग पता लग गया। जो अंदर का रेजिस्टेंस है ये वाला, वो है इंटरनल रेजिस्टेंस, जो बाहर लगाएंगे वो होगा एक्सटर्नल। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है, स्मॉल आर से नोट करते हैं। फैक्टर्स किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, सबसे पहला नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। HCl डालोगे तो उसका रेजिस्टेंस अलग होगा, सिंपल सी बात। H2SO4 डाला उसका रेजिस्टेंस अलग होगा। अरे अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट NaCl डालोगे तो उसका अलग नहीं होगा। तो हर इलेक्ट्रोलाइट की नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा, अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट तो उसका रेजिस्टेंस भी अलग। जरूरत नहीं ना हर मॉलिक्यूल उतना ही थिक हो, नहीं ना। सो दैट्स व्हाई HCl मॉलिक्यूल का रेजिस्टेंस अलग होगा, H2SO4 मॉलिक्यूल का अलग। ओके, तो नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, concentration of electrolyte। इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है, ज्यादा डालोगे तो ज्यादा मॉलिक्यूल होंगे तो ज्यादा अपोज करेंगे, कम डालोगे तो कम अपोज करेंगे। ठीक है, ये कंसंट्रेशन क्यों हो रहे हैं, तो वाटर के अंदर डाला जाता है। वाटर के अंदर जैसे थोड़ा सा H2SO4 डाला तो उसके H2SO4 के मॉलिक्यूल तो कम है, तो वो कम अपोज करेंगे। अगर आप कंसंट्रेशन ज्यादा कर दोगे तो ज्यादा अपोज करेंगे, सिंपल सी बात है। ज्यादा अपोज करना दैट मींस इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा। तो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे भी डिपेंड करता है इंटरनल रेजिस्टेंस, नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट पे भी डिपेंड करता है। तीसरा पॉइंट है टेम्परेचर। टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर को बढ़ाओगे, ये पहले भी बता चुके हैं हम, टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो ये पतला हो जाएगा, इसकी बॉन्डिंग टूटने लग जाएगी, थिन हो जाएगा, और थिन के अंदर से चलना क्या होता है, इजी होता है। टेम्परेचर के बढ़ाने से इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। ठीक, नेचर चेंज होगी तो इंटरनल रेजिस्टेंस अलग होगा, कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये थिन हो जाएगा, इंटरनल चलना इजी हो जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, इनको इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं, इनके बीच का डिस्टेंस अगर ज्यादा होगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, क्योंकि चल के ज्यादा जाना पड़ेगा इनके पास। अगर ये डिस्टेंस कम होगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी कम। क्लियर? एरिया ऑफ प्लेट्स, अगर प्लेट्स का एरिया ज्यादा होगा, अगर प्लेट का एरिया बढ़ा दें तो ये डिस्टेंस ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। तो प्लेट का एरिया बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। प्लेट क्यों, इलेक्ट्रोलाइट की जगह कौन ले लेगी, प्लेट ले लेगी, है ना। तो यही हम कह रहे हैं कि अगर एरिया बढ़ा दोगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस। डिस्टेंस अगर ज्यादा होगा तो चल के ज्यादा जाना पड़ेगा तो वो बढ़ जाएगा। तो 5 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आपको बता दूं, जो सेल की वर्किंग मैंने जितनी भी करवाई वो सिलेबस में नहीं है, लेकिन आगे के लिए समझना तो बहुत जरूरी है ना। सिर्फ पॉइंट्स कौन से सिलेबस में है, EMF,
टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस, ये 3 पॉइंट सिलेबस में है और वो समझ नहीं आते सेल की वर्किंग के बिना। अगर मैं सिंपल डेफिनेशन बता देता समझ आते नहीं आते। सारी सेल की पहले वर्किंग बताई तो तीनों पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे और आगे भी जाके क्लियर होंगे। अब देखिए इंटरनल रेजिस्टेंस को हमने कैलकुलेट करना है, इसको तो हम ओम्स लॉ से कर लेंगे, ठीक है। ऐसे 2 वायर्स लगाऊंगा क्या कैलकुलेट हो जाएंगे? पानी H2SO4 इलेक्ट्रोलाइट के कोई 2 टर्मिनल होते नहीं, इसलिए हम उसको इनडायरेक्टली निकालेंगे। तो वो नेक्स्ट टॉपिक एक्सप्रेशन फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस, एक्सप्रेशन फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस नेक्स्ट टॉपिक होगा, वो हम कल करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। ओके, और जो डाउट्स हैं आप फोन पे मैसेज से भी ले सकते हैं, फोन पे भी ले सकते हैं, जूम पे नहीं। ओके, यस, तो आज की मीटिंग यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।